स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण है। तो देखिए नॉन पॉइंट सोर्स किसे बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण किसे बोलेंगे। ऐसा प्रदूषण जैसे मान लीजिए खेतों से उर्वरा कार्य जो बह के सीधे तालाबों या नदियों में चला जाता है ना, इसको बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। जिसके सोर्स का पता ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स। अब आपने विकल्प दिया है किसी फैक्ट्री या नाले से निकलता हुआ रसायन, तेल रिफाइनरी की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, कृषि खेतों से बहकर आने वाले उर्वरक युक्त पानी। तो देखिए जैसे फैक्ट्री है ना, तो वहां निरंतरता बनी हुई है, फैक्ट्री में हमेशा निकलेगा, नदियों में आके मिलेगा, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है, वो पॉइंट सोर्स है। लेकिन जो कृषि खेतों से बहकर आने वाला उर्वरक युक्त पानी है ना, ये नॉन पॉइंट सोर्स में जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी विकल्प, कृषि खेतों से बहकर आने वाला उर्वरक युक्त पानी, ये किसमें जाएगा, नॉन पॉइंट सोर्स में जाएगा। ठीक, मतलब देखो दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होगा, जिसका कोई निश्चित बिंदु ना हो। और पॉइंट सोर्स का मतलब जो निश्चित हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। जैसे खेतों में आप कीटनाशक डाले, वर्षा के जल के साथ वो बह के आया, तो ये नॉन पॉइंट हुआ ना, तो किसमें जाएगा, ये नॉन पॉइंट सोर्स में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 5000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक, आपसे तृतीयक पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखो 5000 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 500। फिर 500 का 10% निकालेंगे 50 जूल, 50 जूल का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 जूल। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 5 जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, अभी कहिए निकाल के दिखा दें, चलिए निकाल के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 5000 का निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5000 का, 10% निकालना है ना, तो 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा, 5000 था ना, ये एक जीरो और था ना, 5000। एक मिनट, इसको 5000 किया जाए ना, एक मिनट, ये 5000 था, पहले दूसरा निकालने लगे ना, पहले हम लोगों को 5000 वाला निकालना है, इसको 5000 लिखेंगे। अब 5000 का निकालेंगे तो कितना होगा, 500 जूल होगा। अब देखिए फिर 500 जूल का, क्योंकि दूसरा निकालना 3 बार और तृतीयक में आपसे पूछ रहा है, तो 500 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 50 जूल। अब फिर देखिए 50 जूल का निकालेंगे, 50 गुणे 10/100 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल, 5 जूल। तो 5 जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 500 का 10% निकाले, 5000 का 10% निकाले तो कितना हो गया, 500। 5000 का 10% कितना हुआ, 500। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने 500 का 10% निकाला, क्योंकि दूसरे श्रेणी में भी निकालना था भाई, दूसरे श्रेणी में भी तो निकालना है, तो 500 का निकाला, फिर दूसरे श्रेणी में निकालना था, तो कितना आ गया, 50 जूल। अच्छा, आप 50 जूल आ गया। फिर कह रहा है तृतीयक उपभोक्ता, यानी तृतीयक उपभोक्ता के बारे में तो आपसे पूछ रहा है, तो जब तृतीयक उपभोक्ता निकालेंगे हम लोग तब क्या हो जाएगा, 5 जूल। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें, सी विकल्प, 5 जूल। समझ में आया। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही हो गया, 5 जूल। पहले देखिए पहले कितनी थी, 5000, तो 5000 का जब 10% निकाले तो 500 जूल, ये द्वितीय में पहुंच गई, दूसरे में 500 जूल ऊर्जा है, लेकिन इसको जब दूसरे में 10% जाएगा ना, तो कितना जाएगा, 10% जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर जाए 50 का 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 जूल। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, 5 जूल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है। ये मतलब है ग्रीन वॉशिंग शब्द है, इसका क्या अर्थ है। वनों को काटकर वहां नए पौधों का रोपण करना, किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का झूठा या भ्रामक दावा करना। देखिए तीसरा कह रहा नदियों के पानी के रसायनों की विधि को साफ करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, उठाए जाने वाला बजट। तीसरा डी क्या कह रहा है कि उठाए जाने वाला बजट। तो देखिए ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या है। ग्रीन वॉशिंग मतलब है किसी कंपनी के द्वारा उत्पादों को, अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का झूठा या भ्रामक दावा करना। जब कंपनी कोई उत्पाद बनाई, उसको वो बता रही है कि वो पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन वो पर्यावरण के अनुकूल यदि नहीं है तो ऐसे कृत्य को क्या बोलेंगे, ग्रीन वॉशिंग। ये झूठा भ्रामक दावा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। समझ में आया ग्रीन वॉशिंग क्या है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपनी के द्वारा झूठा या भ्रामक, जब कोई कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए झूठा या भ्रामक दावा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन वॉशिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन यानी जैव उपचारण तकनीकी क्या है। पौधे में लगने वाले रोग का जैविक नियंत्रण, जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों और जहरीले तत्वों को हटाना, प्लास्टिक को पिघलाकर सड़क बनाना, वनों की कटाई को रोकने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग। तो देखिए बायो रेमिडिएशन मतलब ये हुआ जैव उपचारण, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैव उपचारण। जैव उपचारण मतलब ये हुआ कि जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए जल में या मिट्टी में जो प्रदूषण फैला उसको खत्म करना या उसको हटाना। जैसे समुद्र में कभी कभी तेल रिसाव हो जाता है, कच्चा तेल फैल जाता है ऊपर, ठीक, तब क्या करते हैं उसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं जो उन तेलों को हटा देते हैं, खा लेते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैव उपचारण। मतलब इस तकनीक में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया या कवक के द्वारा उन जहरीले प्रदूषकों को, जो पर्यावरण के जहरीले प्रदूषक हैं, उनको बैक्टीरिया के द्वारा हटाना, बैक्टीरिया के द्वारा साफ करना। ये क्या कहलाएगा, पर्यावरण प्रदूषक कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण मुख्य रूप से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष भर एक समान रहता है। तो देखिए जो ये ओजोन छिद्र हुआ है ना अंटार्कटिका पर, ये मुख्य रूप से सितंबर से अक्टूबर में दिखाई देता है। अच्छा अंटार्कटिका मतलब समझिए दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक, और इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका। उसको आर्कटिक बोल देंगे, उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक, दक्षिणी गोलार्ध को अंटार्कटिका। तो ये कब दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, सितंबर व अक्टूबर के मध्य ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अच्छा एक चीज और बताइए, तो यानी बसंत ऋतु सितंबर से अक्टूबर के बीच, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी विकल्प। मैं एक चीज और बताइए कि ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, सीएफसी। कौन सी गैस पहुंचाती है, सीएफसी, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन को कौन नुकसान पहुंचाती है, सीएफसी नुकसान पहुंचाती है। अच्छा इसमें और पूछा जा सकता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित प्रोटोकॉल भी आपसे पूछ सकता है, तो इससे संबंधित प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर सन 1987 को हुआ था, तब से हम लोग 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन दिवस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस मतलब O3, ओजोन दिवस मतलब क्या हुआ, O3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। केवल जलवाष्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कोहरा। तो देखिए जो प्रकाश रासायनिक धुंध है ना, जो फॉग है ना, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। देखिए कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं, ठीक। तो शीत मरुस्थल कहाँ, पहाड़ों में पाया जाएगा। तो कच्छ का रण, तो ये तो गुजरात में पाया जाता है। दिहांग बिहांग ये भी नहीं है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका,
पिन वैली हिमाचल प्रदेश जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बोलते हैं। वैसे लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है, लेह लद्दाख। लेह वाले क्षेत्र सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंडोब्यू। एंडोब्यू को क्या बोलते हैं, समस्थानिक प्रजाति बोलते हैं। इससे क्या तात्पर्य है, एंडोब्यू से क्या मतलब है आपसे पूछ रहा है। जो प्रजातियां दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं उन्हें एंडोब्यू कहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है उन्हें एंडोब्यू कहते हैं। और या जो केवल प्रयोगशालाओं में विकसित की जाती हैं या जो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। देखिए एंडोब्यू का मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे खास जगह, ये प्रजातियां किसी खास जगह पे मिलती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानिक प्रजाति। देखो एंडोब्यू मतलब सीधा सीधा जानिए स्थानिक प्रजाति, जो किसी विशेष स्थान पर मिलती हो उनको क्या बोलेंगे, एंडोब्यू। ठीक, जैसे देखिए अपने यहाँ पश्चिमी घाट में एक लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, बंदर है ये, लेकिन इसकी जो पूंछ है वो शेर जैसी होती है तो ये बंदर, लेकिन इसकी पूंछ शेर जैसी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोब्यू बोलेंगे, यानी स्थानिक प्रजाति। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती, उनको क्या बोलेंगे, एंडोब्यू। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसों का सही उगम कौन सा है, CO2 CH4, SO2 NO2, O3 CFC, CON2 तो देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब सल्फर के H2SO4, अम्लीय वर्षा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो देखिए जब SO2 और NO2 जब मिलता है जल में, जल के साथ तो अभिक्रिया करता है, ठीक, तब क्या बन जाता है, इसे देखो जल हरी है, जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया। क्या बना लिया, बारिश हो रही तो बारिश में पानी है, पानी मतलब क्या हुआ, H2O, पानी मतलब क्या हुआ, H2O। तो देखो जब H2O एक मिनट, देखिए जब H2O है, ये बारिश का पानी है, प्लस इसमें क्या मिला, SO2 मिल गया, तो ये बना क्या लिया, ये आपस में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया। ठीक, देखिए ये 2H2 था ना, H2SO4 प्लस ये SO2 था, तो मिलके क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया। ठीक, ठीक है, ऐसे बनता है। और जब वो NO2 के साथ मिलेगा तब क्या बनाएगा, HNO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। समझ में आया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल मैट्रिक्स रिकॉर्ड जो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या दर्शाता है, मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपसे कह रहा है कि ये क्या दर्शाता है। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े जंगलों की सूची, दुनिया के सबसे बड़े जंगलों की सूची, अत्याधिक प्रदूषण वाले महासागरों का डेटा, ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है। तो देखिए क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण या तो परिवर्तन हो चुका है या परिवर्तन हो रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी विकल्प। ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में या तो परिवर्तन हो चुका है या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो गया, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में सिंकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें सिंकोलॉजी का क्या अर्थ है आपसे पूछ रहा। सिंकोलॉजी मतलब समपारिस्थितिकी, क्या होगा सिंकोलॉजी मतलब समपारिस्थितिकी। ठीक है, सिंकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, समपारिस्थितिकी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ये बताना है आपको। तो देखिए समपारिस्थितिकी मतलब जहां समान यानी एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के पूरे समुदाय का या उसके पर्यावरण के साथ संबंध, इसको क्या बोलेंगे, सिंकोलॉजी या समपारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका, बी विकल्प। ठीक है, समझ में आया।
देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक ही स्थान पर रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं उनका जो पर्यावरण के साथ संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंकोलॉजी, यानी किसी क्षेत्र के संबंध में होगा। मल्टीपल स्पीज इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्पेसीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला फिनलैंड, भारत, अमेरिका, चीन। तो देखिए ये अमेरिका बना है, नहीं अमेरिका ने फिनलैंड बना है ना। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है, अमेरिका, वो फिनलैंड बना है। कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन बना है, फिनलैंड। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ए विकल्प। ये पर्यावरण प्रदूषण से जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है ना उनके रोकथाम के लिए सीधे सीधा क्या कर रहा है, ये टैक्स लगा रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसको, ए विकल्प। 1990 में पहला कार्बन टैक्स लागू किया था फिनलैंड। कब लागू किया था, 1990 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है किस महासागर में स्थित है, या किस महासागर के देश के पास स्थित है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है और किस महासागर में है आपसे पूछ रहा है। तो भारत हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर, ब्राजील अटलांटिक महासागर, या मेडागास्कर हिंद महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, प्रशांत महासागर के पास। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा, प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी तट पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी तट पे ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, प्रवाल, प्रवाल भित्ति उसको बोलते हैं जो चूने या कोरल रीफ से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फ्लाई एश में मुख्य रूप से कौन सी जहरीली भारी धातुएं पाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले तो ये जानिए कि फ्लाई एश किसे बोलते हैं। फ्लाई एश जो कोयले के जलने से जो राख निकलती है ना वो उड़ के जब हवा में मिल जाती है तो हवा जहरीली हो जाती है, इसी को बोलते हैं फ्लाई एश। अब इसमें अधिकता किसकी होती है, तो इसमें देखिए इसमें कैडमियम और आर्सेनिक, कैडमियम और आर्सेनिक होता है, सिलिका भी होता है, बालू के कण तो होते हैं राख में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सिलिका, लेड और कैडमियम। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी सिलिका, लेड, आर्सेनिक और कैडमियम की अधिकता इसमें होती है। ठीक, फ्लाई एश किसे कहते हैं ये पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखिए। कोयला जलने पर निकलने वाली राख को क्या बोलते हैं, जब वो उड़ के हवा में, जो हवा के साथ उड़ के जहरीली हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लाई एश बोलते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, खेलकूद, चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण या साहित्य। तो देखिए ये यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये दिया जाता है। अच्छा, ये व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। ठीक, किसी को भी दिया जा सकता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर ऊर्जा की हानि सबसे कम और आवर्धन सबसे अधिक होता है। ठीक, तो आवर्धन सबसे अधिक हो लेकिन हानि सबसे कम हो। तो हानि सबसे कम सर्वोच्च उपभोक्ता जो होगा ना, उत्पादक दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता दिया है, सर्वोच्च उपभोक्ता दिया है, घटक दिया है। तो ऊर्जा की हानि सबसे कम कहाँ होगी, सर्वोच्च उपभोक्ता पर। ठीक, क्योंकि उसके बाद तो ऊर्जा कहीं जाएगी नहीं। और आवर्धन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता पर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। अच्छा ये बताइए लिंडमैन ने जो 10% का नियम दिया इसका मतलब समझते हैं कि ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाती है तो अपने समस्त भार का या समस्त भार का 10% ही जाती है। मान लीजिए 5000 कैलोरी भी आगे क्वेश्चन था, 5000 जूल ऊर्जा थी, दूसरे में जाएगी तो कितना बचेगी, 500 जूल ही ऊर्जा जाएगी। ठीक, उसके बाद अगले पोषण स्तर में 50 जूल, फिर अगले पोषण स्तर में 5 जूल। ठीक है, समझ में आया। मतलब ऊर्जा जो है ना वो घटती जाती है। ऊर्जा कैसी होती जाती है, घटती जाती है। ऊर्जा घटेगी और आवर्धन बढ़ेगा। आवर्धन क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा घटेगी, आवर्धन बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A(G) के तहत पर्यावरण संरक्षण के नागरिकों का मूल कर्तव्य कब बनाया गया? 24वें संविधान संशोधन 1971, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 46वें संविधान संशोधन 2002। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां 1976, 44वां 1978, 46वां संविधान संशोधन 2002। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत संशोधन हुए थे। ठीक, देखिए तो इसमें मूल संविधान वाला है ना, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए 51A। ठीक है, अच्छा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ था? इसमें जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको हटा के कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी आर्टिकल 30 से हटा के 300 का में रख दिया गया। 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा नियम यह बताता है कि ठंडे जलवायु क्षेत्रों के जंतुओं के कान पर और हाथ पैर पर गर्म जलवायु वाले जंतुओं की तुलना में छोटे होते हैं? मतलब कौन सा वैसा बताता है नियम कि जो ठंडे क्षेत्रों के जलवायु जीव जंतु हैं उनके हाथ पैर गर्म जलवायु जंतुओं से छोटे होते हैं तुलना में? लिंडमैन का नियम, हेलन का नियम, बर्गमैन का नियम या डार्विन का नियम? तो ये एलन का नियम, एलन जी बताते थे कि जैसे जो ठंडे जीवधारी है ना, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली जीवधारी है, उनके हाथ पैर छोटे होंगे किसके तुलना में? गर्म क्षेत्रों में रहने वाली जीवधारुओं की तुलना में। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। इसमें कौन सा सही होगा? बी विकल्प, एलन का नियम। समझ में आया? ये सब पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ठंडे प्रदेशों के कान, स्तनधारियों के क्या होंगे? कान, नाक और पैर, ये सब क्या होंगे? छोटे होंगे। किसकी तुलना में? गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवधारियों की तुलना में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो एक प्रसिद्ध रामसर साइट भी है? तो बखिरा जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोंडा में पार्वती अर्घा पक्षी विहार है, बलिया में सुराहा ताल है, ये संत कबीर नगर में है। कहाँ है? संत कबीर नगर में। बखिरा जो है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एक रामसर साइट भी है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर आज जिसको हम लोग किसके नाम से? खलीलाबाद के नाम से जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संत कबीर नगर। यहाँ सब ठंडियों में बहुत प्रवासी पक्षी आते हैं। बखिरा वन्यजीव बखिरा ताल पे बहुत प्रवासी पक्षी आते हैं ठंडी में। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? ए विकल्प, संत कबीर नगर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे सीधे तौर पर खतरे में है? इसमें जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इसके खतरे से है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो समुद्र के किनारे होगा, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, जो समुद्र के किनारे होगा वही तो सबसे पहले डूबेगा जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में। तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में, ये समुद्र के किनारे है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो इसको खतरा है, ये डूब जाएगा। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रदूषित जल में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान क्या संकेत देता है? ठीक, पानी पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, पानी में कार्बनिक कचरा बहुत अधिक है और यह अत्यधिक प्रदूषित है, पानी में जलीय पौधों की संख्या बढ़ रही है, पानी में खनिजों की प्रचुरता है। तो देखो जो बीओडी है ना, ये क्या है? ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी का ये मापता है क्या? कि पानी में कार्बनिक कचरा बहुत अधिक है, यानी ऑक्सीजन बताता है कि कितना % ऑक्सीजन है। तो ये क्या बताएगा? बीओडी क्या मापता है? कि पानी में कार्बनिक कचरा बहुत अधिक है और यह अत्यधिक प्रदूषित है। जिस नदी क्षेत्र का बीओडी जितना अधिक होगा वो उतनी ही प्रदूषित नदी की श्रेणी में आएगा, यानी जितना बीओडी ज्यादा उतना नदी प्रदूषित। समझ में आया? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प।
यानी पानी में कार्बनिक कचरा बहुत अधिक है और वह अत्यधिक प्रदूषित है, यही बताएगा। बीओडी क्या बताता है कि पानी में प्रदूषण ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं 22 की तरफ। कह रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो जीसीएफ होता है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसकी स्थापना किस जलवायु समझौते के तहत की गई थी? मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा समझौता था जिसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। ठीक, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए की गई थी। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कुनकुन सम्मेलन यानी कॉप 16 2010, पेरिस समझौता 2015, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो देखिए जो कॉप 16 हुआ था ना, उसी में इसकी अवधारणा आई थी। ये कहाँ हुआ था? मैक्सिको। कुनकुन कहाँ है? कानकुन। कानकुन शहर कहाँ है? मैक्सिको। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। यानी कानकुन सम्मेलन जो हुआ था मैक्सिको में है। कानकुन, कानकुन शहर कहाँ है? मैक्सिको में। वहीं इसकी ग्रीन क्लाइमेट फंड की अवधारणा रखी गई थी। तो कब रखी गई? आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई? तो 2010 में। कहाँ की गई? मैक्सिको में। ठीक, कोप 16 के तहत की गई। कब की गई? जब कोप 16 सम्मेलन हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो पहले ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक, कौन कौन? खीरी लखीमपुर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, खीरी लखीमपुर को दुधवा टाइगर रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सब पहला, ये सब कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? खीरी लखीमपुर जिले में है। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व हुआ। उसके बाद कौन हुआ? नहीं, हाँ, तो दुधवा के बाद अमनगढ़ हुआ था ना। सबसे छोटा अमनगढ़ है। दुधवा के बाद अमनगढ़, उसके बाद पीलीभीत, उसके बाद रानीपुर। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में। ठीक, अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर में। पीलीभीत तो पीलीभीत में है। ठीक, अच्छा, ये दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1987-88 में। तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 4। चलिए बढ़ते हैं। और वो नेशनल पार्क कितना है? 1। नेशनल पार्क केवल 1 है। कौन? दुधवा नेशनल पार्क। ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये भी जो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा ला नीना परिघटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प है भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है और सूखा पड़ता है, भारत में सामान्य से अधिक और अच्छी बारिश होती है, मानसून पूरी तरह गायब हो जाता है, केवल सर्दियों में वर्षा होती है। देखिए 2 होता है, एक होता है ला नीना, एक होता है अल नीनो। जब अल नीनो होता है ना, तब भारत में क्या होती है? सूखा पड़ता है। भारत में क्या होगा? सूखा पड़ेगा। लेकिन जब ला नीना आएगा तो क्या होगा? भारत में बहुत अच्छी वर्षा होगी, यानी बाढ़ की संभावना बनेगी। ला नीना के दौरान क्या होता है? जैसे जब प्रशांत महासागर का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक, और भारतीय उपमहाद्वीप की हवाएं क्या है? अपने साथ उस ठंडे पानी के नमी को सोख लेती हैं। तो क्या हो जाता है? तो भारत में आके अच्छी वर्षा होती है। ठीक, तो ला नीना होगा तो भारत में अच्छी वर्षा होगी, अल नीनो होगा तो भारत में सूखा पड़ेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। भारत में सामान्य से अधिक और अच्छी वर्षा होगी। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति समूह हेलोफाइट्स के अंतर्गत आता है जो लवणीय या नमकीन पानी में उगते हैं? तो देखिए हेलोफाइट मतलब क्या होगा? जो समुद्र में होंगे। ठीक, जो लवणोद्भिद पौधे होंगे उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। तो हेलोफाइट में कौन आएगा? मैंग्रोव वन, जैसे सुंदरी वन। कौन आएगा? मैंग्रोव वन, जो समुद्र के किनारे उगेंगे ना, मतलब खारे पानी में, नमकीन पानी में, लवणीय पानी में उगेंगे, उनको क्या बोलेंगे? मैंग्रोव वन। कैक्टस तो ये रेगिस्तान में होगा। जलकुंभी मीठे जल में उगती है। किसमें उगती है? मीठे जल में। अमर बेल जो है ना, ये आश्रित पौधा है, किसी के सहारे, किसी पेड़ के सहारे ये उसी पर चढ़ के जीता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मैंग्रोव वन या सुंदरी वृक्ष। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पर्यावरण अनुकूल तकनीक के कारण प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है? कानपुर, औरैया या डिबियापुर, औरैया का डिबियापुर, नोएडा, गाजियाबाद। तो देखिए जो ये
डिबियापुर है ना औरैया को, इसको प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ प्लास्टिक और उससे जुड़े उद्योगों के लिए कचरा प्रबंधन, मतलब उद्योग लगाए गए हैं, लेकिन उसका कचरा प्रबंधन व्यवस्थित किया गया है, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक सिटी हब बोलेंगे। आपसे मान लीजिए पूछे कि प्लास्टिक सिटी हब कौन है, औरैया, डिस्ट्रिक्ट औरैया, औरैया का डिबियापुर। मतलब ये हुआ कि जब सरकारें उसको विकसित करेंगी ना, एक मैनेजमेंट के तहत होगा, तो जो उसका कचरा निकलेगा उसका उचित प्रबंधन किया जाएगा, यही है मेन चीज। ठीक, तो प्लास्टिक सिटी के रूप में कौन विकसित किया गया, औरैया का डिबियापुर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वनों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है। देखिए 21%, 33%, 50%, 25%। देखिए होना तो चाहिए 33%, मैदानी भागों में 33%, कुल मिला के 33% होना चाहिए, और पहाड़ी पे कितना होना चाहिए, 66%। मतलब कुल मिला के ये है कि जो भूभाग का क्षेत्रफल है, किसी भी देश का क्षेत्रफल है, मिनिमम कम से कम 33% वन, 33% क्षेत्र पे वनों का विस्तार होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ठीक, राष्ट्रीय वन नीति कब आई, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष और किस देश में हुई थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी रेडियोधर्मी त्रासदी थी। जो चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये 1986 को हुई थी। कब हुई थी, 1986, यूक्रेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूक्रेन में। ये चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना, उसमें विस्फोट हो गया था। जो चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना है ना, ये चार्नोबिल वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। ये कब हुआ था, 1986 यूक्रेन में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, 1986 यूक्रेन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, शब्द का पहली बार आधिकारिक प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल रिपोर्ट ये भी 1987 में हुआ था, रियो डिक्लेरेशन जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ना, रियो डी जनेरियो वाला, और क्योटो एजेंडा यानी क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कब हुआ, ये हुआ था ब्रटलैंड रिपोर्ट में। तब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ए विकल्प। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट जो आई थी ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। कब आई थी, 1987 में। ठीक है, इसमें वर्तमान पीढ़ी की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की परिभाषा दी गई है कि भविष्य में इन आवश्यकताओं के लिए क्या सुटेबल होगा, यानी क्या समझौता किया जाए। तो इसी को बोलते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट बोल सकते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी का मुख्य कार्य क्या है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय आपसे पूछा, मुख्य कार्य क्या है और मुख्यालय। तो बाघों का संरक्षण करना नई दिल्ली, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक डेटा का मूल्यांकन करना जिनेवा, दुनिया भर में पेड़ लगाना नैरोबी, ओजोन परत की मोटाई मापना पेरिस। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक डेटा का मूल्यांकन करना। ये है कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है, आज इतने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन। बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ये भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए जिनेवा नदी स्विट्जरलैंड दे दे तो भी ध्यान रखिएगा कि आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये कार्य क्या करती है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक डेटा का मूल्यांकन करती है। बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लास कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।